गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा हमने आप लोगों को करवाए थे केपलर लॉज में। हमने आप लोगों को बताया थे कि जो पहले दो लॉ थे केपलर ने 1609 में दिए थे और जो थर्ड लॉ था वो 1618 में दिया था। तो मतलब ये 16th सेंचुरी में दो लॉज दिए थे, हमें तीन लॉ दिए थे केपलर ने। तो पहले लॉ की स्टेटमेंट हमने आप लोगों को करवाई थी। क्या कहता है पहला लॉ? पहला लॉ कहता है कि हर कोई प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द मूव करेगा, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। लेकिन कंडीशन है कि सन जो है वो फिक्स रहेगा अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये हमारा पहला लॉ था। आज हम करेंगे लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये बेटा सेकेंड लॉ है केपलर का। तो ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो रेडियस वेक्टर होता है ना, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप आउट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? अगर आपको इसका कंफर्मेशन नहीं है तो आप ऐसे भी कह सकते हो। और याद रखना, ये बात भी ध्यान रखना कि वेदर दीज इंटरवल में बी लार्ज और स्मॉल, ये हो सकता है। जहां आप कह सकते हैं जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी प्लैनेट की सन के इर्द गिर्द रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको क्लियरेंस नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट रिवॉल्व। देखिए बेटा इसमें होता क्या है, एक होता है ये इस अगर लेट इट बी, यहाँ पे सन है हमारा, दिस इज कॉल्ड पेरिहेलियन एंड दिस इज कॉल्ड एपिहेलियन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एपिहेलियन। तो मैंने आप लोगों को बोला द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो तो था आपका सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। अब एरिया क्यों एरिया का कंसेप्ट क्यों बोला गया है इसमें? देखिए एक्चुअली हमारा जो प्लैनेट होता है ना वो रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो होता क्या है, अब इस पोर्शन को जो स्मॉल एरिया होता है उसको पेरिहेलियन बोलते हैं, जो ज़्यादा एरिया होता है उसे एपिहेलियन बोलते हैं। जब हमारा प्लैनेट होगा, अभी हमारा प्लैनेट कैसे है, जैसे अभी क्या है, सर्दी का मौसम है, ठीक है। तो अभी हम क्या है, हम सन से दूर हैं। हम सन से, हमारा जो प्लैनेट है वो सन से क्या है, दूर है। और वो अभी कहाँ है, एपिहेलियन में है, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। और जब प्लैनेट हमारा जैसे मई जून आ जाता है ना, तो प्लैनेट जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा, पेरिहेलियन में, दैट इज नियरेस्ट टू सन। तो याद रखना, जब हमारा प्लैनेट जो होगा एपिहेलियन में होगा, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, तो स्पीड इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, किसकी, प्लैनेट की अराउंड द सन। और जब हमारा, क्योंकि देखो ना ग्रेविटी, देयर इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हाई अर्थ इज गोइंग टू बी रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये सन जो है, सॉरी ये हमारा जो प्लैनेट है रिवॉल्व करता रहेगा, और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो प्लैनेट की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बात बताई है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट की, जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट की अराउंड दी सन रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो अब आपको कंडीशन बताने वाली क्या है कि जब हमारा प्लैनेट होगा नियरेस्ट टू एट पेरिहेलियन, व्हाट विल हैपन, इट इज नियरेस्ट टू सन, स्पीड इसकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे जब होगा तो वी आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम दी सन। तो ये हमारा था लॉ ऑफ एरिया। तो हमेशा आपने अपनी आसान लैंग्वेज में बोलना है तो कहना है दिस लॉ स्टेट्स दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट जो भी है वो रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ एरिया। अब उसके बाद है हमारा बेटा लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, प्लैनेट यहाँ है तो मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन है, और वो उसकी स्पीड जो है क्या होगी, लो होगी। हाई स्पीड कब होगी, जब प्लैनेट यहाँ पहुंचेगा, नियरेस्ट टू सन पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड बेटा, लॉ ऑफ पीरियड कुछ नहीं कहता। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये क्या है, इट इज नथिंग, इट इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ, जैसे हमारा सन है, ठीक है। सो सन के इर्द गिर्द कोई भी प्लैनेट मूव करता है, लेट इट बी, ये कोई प्लैनेट है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड लेट इट बी टी है, और इसका मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन टू द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट्स लेट इट बी आर है। तो ये लॉ स्टेट करता है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ एनी
planet around the sun is always directly proportional to cube of its mean distance from sun to the planet. This is your third law. क्लियर हुआ? क्या थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर प्लेनेट है उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, उसका स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो मीन डिस्टेंस होगा सन से लेके प्लेनेट तक, सन से लेके प्लेनेट तक उसका क्यूब होगा, ठीक है, जो इसका क्यूब। तो कहने का मतलब लेट इट बी, अगर मान लिया हम T1 और T2 क्या है लेट इट बी पीरियड्स हैं किसी दो प्लैनेट्स के और मीन डिस्टेंस है R1 और R2, तो देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये आप लिख सकते हो T1 का स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। किसके ऊपर लेक्चर था आज का लेक्चर था हमारा केपलर लॉज। तो केपलर लॉज में आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विच सन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा लॉ ऑफ, पहला ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दीज इंटरवल मे बी लार्ज और स्मॉल, or in other words we can say that the aerial velocity of a planet around the sun remains constant। दूसरा लॉ। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड भी ये कहता है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। तो ये बेटा हमारे 3 लॉ हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।